नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्री जीएस मार्क टेस्ट का ये पहला वीडियो है। इसमें कुल 30 प्रश्नों को हमने रखा है और ये प्रश्न संपूर्ण सामान्य अध्ययन से है। इसमें हिस्ट्री के भी प्रश्न होंगे, इकोनॉमी के भी प्रश्न होंगे, पॉलिटी के भी प्रश्न होंगे, जियोग्राफी के भी प्रश्न होंगे, इन्वायरमेंट के भी प्रश्न होंगे, यानी सामान्य अध्ययन के सभी खंड से प्रश्न इसमें जो है पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रश्न इसमें जो है रखे गए हैं और इसलिए बहुत गंभीरता से इस टेस्ट को आपको लेने की ज़रूरत है। तो कमेंट बॉक्स में तो आपको इसका उत्तर लिखना है प्रश्नों का, वो तो आप लिखिए ही लिखिए। साथ में ही एक जो है पेज ले लीजिए, उसमें 1 से लेकर के 30 तक नंबरिंग कर लीजिए और वहाँ पर अपने उत्तर एक क्रम से लिखते हुए चलिए। अंत में आप देखिए कि कितना आपने सही किया है और कितना आपने गलत किया है। तो सही के लिए तो 1 नंबर मिलेगा, कुल 30 प्रश्न है, 30 नंबर का ये टेस्ट है। और अगर आप जो है गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। और ये करके आप देखिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या 30 में से 20 नंबर से अधिक आपने प्राप्त किया है। तो बहुत गंभीरता से लीजिए, बड़े अच्छी क्वालिटी का ये टेस्ट सीरीज हमने बनाया है। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न मैं पढ़ूंगा, आपको भी प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा है और हमारी स्पीड थोड़ा तेज होगी क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को करिए और उसके बाद अपना उत्तर लिखिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाइए। अंग, मगध, काशी, कौशल। तो पूछा यह जा रहा है कि अगर हम पूर्व से चलते हैं पश्चिम की तरफ तो कौन कौन से महाजनपद जो है आते जाएंगे, ठीक है। तो अंग, मगध, काशी, कौशल, ये 4 महाजनपदों में से पूछा जा रहा है। पूर्व से पश्चिम के क्रम में इसे सजाना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो उत्तर है ये है ए, 1 2 3 4, ठीक है। तो अंग, मगध, काशी, कौशल, इसका मतलब ये है कि ये एक उसी क्रम में ही लगाए ही गए हैं ऑप्शन। तो ए इसका सही है। आइए एक बार देख लिया जाए। तो यहां पर अगर हम देखें तो अंग हमको दिखता है एकदम पूर्व में। अंग से आगे बढ़े तो देखिए मगध दिख रहा है, इसके आगे यहाँ काशी दिख रहा है। आपको हो सकता है एग्जैक्ट ना दिख रहा हो, लेकिन मैं पेन से ड्रा कर रहा हूं तो उसको देखिए। और यहाँ पे कौशल दिख रहा है, ठीक है। तो अंग मुंगेर और भागलपुर का इलाका, मगध पटना और गया दक्षिणी बिहार, काशी वाराणसी, कौशल पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र। और इसलिए पूर्व से शुरू करने पर सर्वप्रथम अंग जनपद पड़ता है, उसके बाद मगध, काशी और कौशल, इसलिए इसका उत्तर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो सूची 1 में प्राचीन भारत की आर्थिक प्रणाली से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्दावलियां दी गई हैं तथा सूची 2 में उनका विवरण प्रस्तुत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में शब्दावली लिखा है, सूची 2 में विवरण लिखा है। तो हिरण्य गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, दिनार मौर्यकालीन तांबे का सिक्का, उदंग गुप्तकालीन भूमि कर, मासक मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर। इसका जल्दी से उत्तर बताइए। तो देखिए ये जो हिरण्य है ये तो मौर्यकालीन काल में लिया जाने वाला नगद कर था। तो ए का हमारा हो जाएगा 4। उसके बाद हम अगर देखें तो बी का 1, यानी ये जो दिनार है ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो बी का 1 और ए का 4 हमें केवल मिल रहा है सी में, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर है दूसरे का वो है सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो सही सुमेलन इस प्रकार है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर, दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, उदंग गुप्तकालीन भूमि कर और मासक मौर्यकालीन तांबे का सिक्का, ठीक है। तो ये तो सही सुमेलन सी में है, इसका उत्तर सी है। तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं, पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? विदेशी वस्त्रों को क्यों जला रहा है?
जल्दी से बताइए। मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, शौकत अली। ABCD, जल्दी से इसका उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो तीसरे का हमारा जो उत्तर है वो है बी। अगला देख लीजिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई, जिसके फलस्वरूप आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के चलते विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था, तो बी। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। घटना का वर्ष लिखा है और घटना लिखी है। तो पहला, गांधी जी की हत्या 1947, प्रथम आम चुनाव 1950, जवाहरलाल के नेहरू की मृत्यु 1964। अब इसका जो है उत्तर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा से सही है या है। तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964, ये एक आसान प्रश्न रहेगा, तो केवल 3 ही सही है। आइए डिस्क्रिप्शन देखें। तो महात्मा गांधी की हत्या 47 में न होकर के 48 में हुई थी और प्रथम आम चुनाव 1952 में आयोजित किए गए थे। तो ये 1 और 2 तो नहीं सही है। अब यहाँ पे आप देखिए तो भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा गया है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार हम जो है इसका रिवीजन करेंगे। तो पहले तो आप ये लिखेंगे कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ। कमेंट में जल्दी बताइए, क्या ये सही लिखा हुआ है? 1738, क्या ये सही लिखा हुआ है? ये कमेंट करके बताइए। तो औरंगजेब की मृत्यु, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति, इल्बर्ट बील विवाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऐसे करके भारत परिषद अधिनियम, इस तरीके से महत्वपूर्ण चीजें दी हैं। आपको पढ़ना होगा तो आप इसे जो है पाज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरे एक क्रम से दिया गया है। मैं आराम से इसको आगे बढ़ा रहा हूं ताकि जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें। अगले प्रश्न पे आ गए हम, 5वें प्रश्न पे आ गए। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य से सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, गोवा, तेलंगाना, केरल। कर्नाटक महाराष्ट्र राज्य से सीमा बनाता है। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसमें से बताना है। तो देखिए इसका जो हमारा उत्तर है वो है कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आइए व्याख्या हम देखें। तो डी इसका उत्तर है। तो महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा है। तो पहला कौन है? तो पहला राजस्थान है, दूसरा कौन है? तो मध्य प्रदेश है और तीसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र है। भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा अंतर है, जिसमें से कि मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा है। 1000 वर्ग किलोमीटर के आसपास मध्य प्रदेश के पास अधिक भूभाग है। ठीक है, तो इसके पश्चिम में अगर बात करें महाराष्ट्र के तो अरब सागर है, दक्षिण में कर्नाटक है नीचे और गोवा है, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना है और उत्तर पश्चिम में गुजरात, पूरब में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर में मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो ये है और इसलिए झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश इसके साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन दे दिया गया। अब जो है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, यानी हमेशा बहती रहती हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को खादर कहा जाता है। तीसरा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण मेसोजोइक युग में हुआ और चौथा, भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। इनमें से कौन सा से कथन असत्य है? इसका उत्तर बताइए। तो असत्य पूछा जा रहा है कि असत्य क्या है, सत्य नहीं। ध्यान से प्रश्न, इनमें से कौन सा से कथन असत्य है यह बताना है। तो देखिए बी 2 और 3 असत्य हैं। तो उत्तर भारत में उप
हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को खादर नहीं कहा जाता है और शिवालिक श्रेणी का निर्माण मेसोजोइक युग में हुआ है। आइए व्याख्या देखें। तो इसका उत्तर बी है, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा 2 और 3। देखिए एक एक पॉइंट को हम देखते हैं, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है, जिसके चलते हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। तो एक तो सही है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में तीस्ता के बीच का क्षेत्र खादर न कहलाकर बांगर कहलाता है और यह सामान्यतः बजरी के जमाव से निर्मित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तीसरा, हिमालय की शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय की संज्ञा दी जाती है और इसका निर्माण आज से लगभग 5 से 7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, वर्ष पूर्व सेनोजोइक युग में हुआ, अतः कथन 3 भी सही नहीं है। और भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, अतः कथन 4 सही है। यहां पर आप जो व्याख्या देख रहे हैं, ये व्याख्या जो है बहुत टू द पॉइंट व्याख्या की गई है और इससे आपको एग्जाम में भी लाभ होने वाला है। तो ये केवल टेस्ट के लिए ही नहीं हो रहा है, ये जितने पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये जो है विभिन्न तरीके से एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 व 3 असत्य होने के कारण विकल्प बी इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ता है। सिकान नामक रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ए सही है, 2 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है और 1 व 2 दोनों गलत। इसका क्या उत्तर होगा? तो देखिए इसका उत्तर है ए। 1 तो सही है लेकिन ये जो 2 है ये गलत है। ये जो सुरंग है ये जापान में है, न कि स्विट्जरलैंड में। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर स्टेशनों के बीच चलता है, तो ये कथन सही है। और 54 किलोमीटर लंबी सिकान नामक रेल सुरंग जापान में स्थित है और विश्व की सबसे लंबी 57.09 रेलवे सुरंग गोथार्ड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये गलत है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया? ए, 7वें का ए। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, कथन ए जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ओजोस्प्रिंकलर तथा नील हरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। कारण, हरित शैवाल फबासीय परिवार का फूल देने वाला पौधा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका क्या उत्तर होगा? तो देखिए इसका जो उत्तर है वो है सी। 8वें का हमारा उत्तर है सी। आइए देखते हैं व्याख्या। तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम तथा नील हरित शैवालों का प्रयोग होता है और ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक आवश्यक तत्व है जिसकी कमी से पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और क्या होता है कि पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा पत्तियां मुरझाकर पीली पड़ जाती हैं। हरित शैवाल फबसीय परिवार का फूल देने वाला पौधा नहीं है, अतः कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है और इसलिए सी इसका उत्तर है। आगे बढ़िए। अब हम आ गए इंडियन पॉलिटी पे। तो मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का निर्वचन करते हुए इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सम्मिलित नहीं किया था? पहला, एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निद्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और चुप रहने का अधिकार। दिमाग लगा करके सोचिए, अगर इसका उत्तर आपको न भी आ रहा हो तो दिमाग लगा करके, दिमाग को स्थिर करके सोचिए, आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। निश्चित रूप से चुप रहने का अधिकार, लोकतंत्र में चुप रहने का अधिकार, ये जो है मैच नहीं करता। तो 9 में ये डी नहीं है। तो ये देखिए जो
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 लिखा है जिसके तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी व्याख्या जो है समय समय पर न्यायालयों ने करते चले गए हैं और इस व्याख्या में बहुत नई नई चीजें समय के साथ जुड़ती हुई चली गई हैं। तो क्या है, अब अनुच्छेद 21 का निर्वचन करते हुए इसके अंतर्गत कई अन्य अधिकार सम्मिलित किए गए। तो लगभग हर जजमेंट में कुछ ना कुछ अधिकार आ जाते हैं इससे जुड़े मामले में। तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, अवसर का अधिकार, राइट टू अपॉर्चुनिटी, आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, निद्रा का अधिकार, राइट टू स्लीप, और निद्रा का अधिकार 10 बजे के बाद बैंड बाजा नहीं बजेगा, ठीक है। विदेश यात्रा का अधिकार, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। तो इस तरीके से बहुत सारे अधिकार हो गए हैं। अगला प्रश्न 10वां, संसद अथवा विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है? जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन अगर क्लास करने न आए कोई सांसद और विधायक तो उसका नाम काट दिया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, जल्दी से बताइए। तो ये है बी, 60 दिन, ठीक है, 60 दिन है। तो 60 दिनों की अवधि तक सदन की सभी बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? इकोसिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। बी, पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। सी, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। डी, प्राकृतिक तंत्र एक बंद तंत्र होता है। ए बी सी डी। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये एक बंद तंत्र नहीं होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये खुला होता है। आइए व्याख्या देखें। तो 11वें का डी, जैसा कि हमने कहा, तो पारिस्थितिकी तंत्र वह प्राकृतिक, पहले क्या है ये इसको समझ लीजिए। तो वह प्राकृतिक इकाई है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी जैविक संगठक, पेड़ पौधे, जानवर तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र न होकर खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का लगातार निवेश, इनपुट और बहिर्गमन, आउटपुट होता रहता है, और बंद तंत्र में ऐसी क्रियाएं नहीं होती, और इसलिए विकल्प डी सही नहीं है और सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2, त्वचा कैंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्वनि प्रदूषण, पराबैंगनी प्रकाश, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, डेसिबल। तो इसमें सबसे आसान ऑप्शन को जो है चुना जाए तो ध्वनि और डेसिबल, ठीक है, ये तो लगभग सबको पता है। तो बी का चौथा होगा। अगर ये हम जान जाएं कि बी का 4 होगा तो बी का 4 दो जगह है, ए में है, बी में है। इसका मतलब सी उत्तर नहीं है हमारा और डी हमारा उत्तर नहीं है। ना तो सी हमारा उत्तर है ना हमारा डी उत्तर है। अगर दूसरे को देखें, ए का 2, ठीक है, त्वचा कैंसर यानी पराबैंगनी प्रकाश, तो ये ए में भी है और बी में भी है। तो इसका मतलब है कि इस दोनों सूचनाओं पर, पहला तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल और दूसरा त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ये दोनों पता होने के बाद भी हम इसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ए और बी में दोनों में ये जो है उत्तर है। अब अगर हम आगे बढ़ें और वैश्विक तपन की बात करें तो वैश्विक तपन का मामला कार्बन डाइऑक्साइड से है, यानी कि सी का 3। तो सी का 3 केवल ए में है, इसका मतलब ए इसका उत्तर है, और डी का 1 होगा, यानी ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका 12 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, ठीक है। आइए देखें
तो 12 का ए है, सही सुमेलन निम्नलिखित है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तपन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ए 12 का सही है। अगला, धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों की संख्या न्यूनतम है। तो अब धार्मिक जनगणना की बात पूछी जा रही है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध। ये एक आसान प्रश्न होगा और इसका उत्तर जो है आप देंगे। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध। तो हम सब जानते हैं बौद्ध जो है इसका उत्तर है। अगला, तो पूरा दिया हुआ है धर्म जनसंख्या प्रतिशत, धर्म जनसंख्या प्रतिशत, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, जैन। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 2011 के जनगणना के हिसाब से है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना से ये दूसरा प्रश्न, जन्म दर व मृत्यु दर संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। पहला, जनगणना 2011 में राष्ट्रीय जन्म दर 21.4% था। दूसरा, उच्चतम जन्म दर वाला राज्य बिहार। तीसरा, न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य उड़ीसा। चौथा, उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य केरल। इनमें से कौन सा से युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है ये पूछा जा रहा है, ये बताइए। तो देखिए, जनगणना 2011 में राष्ट्रीय जन्म दर 21.4% थी, ये सही है। इसके अलावा उच्चतम जन्म दर वाला राज्य बिहार रहा, ये भी सही है। लेकिन ये न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य उड़ीसा और उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य केरल, ये सही नहीं है। तो 14 का हमारा ए है। आइए व्याख्या देखें। तो जनगणना 2011 के अनुसार जन्म दर मृत्यु दर संबंधी आंकड़े इस प्रकार से दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय जन्म दर 21.4% है। उच्चतम जन्म दर वाले राज्य पहला बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य गोवा, त्रिपुरा, केरल। सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य गोवा, मणिपुर, केरल। तो 1, 2 सही है, जबकि 3 व 4 सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। आधा सफर हमने तय कर लिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। 2, पश्मीना साल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों यानी फर से बनाई जाती है। और तीसरा, रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई। इनमें से कौन सा से कथन असत्य है? केवल एक, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का आंसर बताइए। असत्य कथन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए, सत्य नहीं पूछा जा रहा है। तो ये पश्मीना साल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है, ये गलत है। और रेशम की खोज भारत में नहीं, सबसे पहले चीन में हुई थी, तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है और 1 जो है सही है। तो इसका उत्तर है बी, 15वें का। तो ठीक है, यहां पर इसकी व्याख्या लिखी गई है। तो ये कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना साल को कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाया जाता है, ठीक है, अंगोरा से नहीं। आगे बढ़ते हैं। और यहां पे भारत में नहीं, चीन में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, कथन ए, मध्य प्रदेश के राजापुर, उज्जैन जिलों को सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है कि यह क्षेत्र सफेद सोने का क्षेत्र है। कारण, यहां स्थित खदानों से चांदी का निष्कर्षण बड़े पैमाने पर होता है। तो यहां पे चांदी निकाली जाती है और इसलिए इसे सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। यह प्रश्न है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस तरीके से यह विकल्प देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के राजापुर, उज्जैन जिलों को सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, यह सही है। यहां स्थित खदानों से चांदी का निष्कर्षण बड़े पैमाने पे होता है। तो चांदी
के निष्कर्षण से नहीं कहा जाता है सफेद सोना, बल्कि यहाँ कपास का उत्पादन होता है इसलिए कहा जाता है। तो उत्तर हमारा है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आइए देखें सी। तो कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, कपास सफेद होता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। अगला इकोनॉमी का प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्व घाटे रेवेन्यू डेफिसिट के बिना भी राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। अब क्या पूछा जा रहा? सही नहीं है। अगला तो ये सही, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बजट घाटे से अधिक हो सकता है। सी, राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का वित्तपोषण ऋण ग्रहण के द्वारा किया जाता है। और डी, राजस्व घाटे यानी रेवेन्यू डेफिसिट का संबंध सरकार के राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तथा पूंजीगत प्राप्तियों यानी कैपिटल रिसिप्ट से है। तो ये जो है गलत है। राजस्व घाटे का संबंध, राजस्व घाटा कैसे होगा? राजस्व आय से राजस्व व्यय की अधिकता, यानी राजस्व आय से अधिक राजस्व व्यय हो जाएगा तो राजस्व घाटा हो जाएगा। तो इसमें पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें केवल रेवेन्यू को शामिल किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियों, देखिए पूंजीगत प्राप्तियां उन्हें कहते हैं जिनसे कि आपका या तो मालिकाना अधिकार जो है जा रहा हो या आपके ऊपर देयता आ रही हो। तो पूंजीगत प्राप्ति कैसे होगी? सरकार की एक जो है पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, उसका 50% शेयर सरकार ने बेच दिया और सरकार को क्या मिला? 1 लाख करोड़ मान लीजिए मिल गया। तो 1 लाख करोड़ ये जो मिला है, इसके बाद क्या हुआ कि पैसा तो मिल गया लेकिन आपकी जो आधी हिस्सेदारी थी वो आपने बेच दिया। तो या तो आपने कुछ बेच दिया, अपनी संपत्ति को बेचा है, तब पूंजीगत प्राप्ति हुई है। और दूसरा कैसे होगा? या तो आप किसी से उधार लेंगे तो उससे क्या होगा? देयता होगी, आपके ऊपर क्या होगी? लायबिलिटी होगी, उसको लौटाना होगा। तो या तो उधार से या तो अपने स्वामित्व को बेचने से, यानी परिसंपत्ति को बेचने से। तो ये पूंजीगत प्राप्तियों में नहीं है। तो 17 का हमारा जो उत्तर है वो है डी। ठीक है, ये इसकी पूरी व्याख्या लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 18वां, सेन सूचकांक। सेन सूचकांक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निर्धनता, अशिक्षा। ए बी सी डी, जल्दी से उत्तर बताइए। अगर इनका पूरा नाम आप जानेंगे तो आप इसका उत्तर बता देंगे, लेकिन सेन सूचकांक यही इसका ट्रिक है। और निश्चित रूप से यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह निर्धनता से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही आप यहां आएंगे तो आपको समझ में आएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा इस सूचकांक को जो है बनाया गया और उन्हीं के नाम पर इस सूचकांक को सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। और सेन सूचकांक का संबंध निर्धनता के आकलन से है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला युग्म तो है प्रोटीन और दूसरा स्रोत, यानी कहां पाया जाता है। इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं साइंस के सेक्टर में। अगला, केसीन दूध, ग्लोबिन रुधिर, प्रोलेमिन्स दालें, जिन मक्का, ग्लाइडिन गेहूं, इनमें से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं? बताइए। तो इसमें से सभी युग्म सही सुमेलित हैं। आइए व्याख्या देखें। तो डी, तो प्रश्न में दिए गए सभी युग्म सही सुमेलित हैं और कुछ प्रमुख प्रोटीन और उनके कार्य यहां पे दिया हुआ है। मैं इधर हो जाता हूं, आपको इसको पढ़ना हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव में पोषण के प्रमुख रूप से कितने चरण हैं? मानव में पोषण के प्रमुख रूप से कितने चरण होते हैं? 2, 5, 7, 9। 2, 5, 7, 9। तो इसका उत्तर है 5। आइए देखें कौन कौन से होते हैं। तो मानव में पोषण के 5 चरण हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण,
पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। तो 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इकाई और मात्रक। इनमें से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 3 और सभी। 21 का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है डी, ये सभी सुमेलित हैं। तो तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? घरों में विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम यानी सीरीज में लगाया जाता है और घरों में जो विद्युत सप्लाई की जाती है वो 220 वोल्ट की होती है और जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 व दोनों सही है, 1 व दोनों गलत है। इसका उत्तर है बी, केवल 2 सही है। आइए देखें। तो घरों में जो विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता, सीरीज में नहीं लगाया जाता, इसे समांतर क्रम पैरेलल लगाया जाता है, इसलिए एक सही नहीं है और ये 2 सही है। तो इसका उत्तर है बी। अगला, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, देखो अपना यूपी, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, और चलो यूपी देखो यूपी। जल्दी से बताइए, ये तो निश्चित रूप से जानना चाहिए। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, 23 का सी। ठीक है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। आगे, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन गुलाबी गैंग 6-7 साल पहले बहुत जबरदस्त जो है गुलाबी गैंग का नाम आया था और मेरे ख्याल से फिल्म भी इस पे बनी है। अगर आप जानते हैं इसके बारे में डिटेल में तो कमेंट करके बताइए। तो गुलाबी गैंग की संस्थापक कौन है जो महिला सशक्तिकरण एवं महिला कल्याण हेतु कार्य करता है? गुलाबी गैंग की मुखिया का नाम पूछा जा रहा है। संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी, मिसी चौधरी। ABCD जल्दी से बताइए। तो बी, संपत पाल देवी इसका उत्तर है। 24 का उत्तर बी। ठीक है, तो गुलाबी गैंग के बारे में यहां पर डिटेल में लिखा गया है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? प्रमुख नगर भवन, और दूसरा सूची 2 में वास्तुकार का नाम दिया गया है और हमें क्या करना है? सुमेलन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक चीज जो सबसे आसान समझ में आ रही है तो नई दिल्ली, कलकत्ता, ताजमहल, संसद भवन, जाप चारनाक, सर हर्बर्ट बेकर, सर एडविन लुटियन, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, ABCD 25 का उत्तर बताना है। तो देखिए इसमें सबसे आसान जो समझ में आ रहा है, नई दिल्ली, सर एडविन लुटियंस, लुटियंस की दिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, लुटियंस गिरोह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो A का तो 3 होगा। तो A का 3 अगर हम देखें तो ये जिस प्रकार से ऑप्शन बनाया गया है इसके हिसाब से हमारा उत्तर मिल गया। लेकिन ऐसे भी देखें तो इसका उत्तर जो है मिल जाएगा। तो कलकत्ता से तो जाप चारनाक जुड़ा हुआ है, कई बार हम पढ़ते हैं, तो बी का तो 1 होगा। ये आप देख लीजिए। और इसमें ऐसे अगर उत्तर ना भी पता हो तो आप दिमाग लगाएं तो 3 नाम इंग्लिश मिलते हैं आपको, ब्रिटिशर्स के नाम हैं, लेकिन चौथा ये मुस्लिम नाम है, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। तो निश्चित रूप से ताजमहल से तो जुड़ा हुआ यही रहा होगा। ये हम दिमाग लगा करके सोच सकते हैं। तो सी ताजमहल का चौथा होगा, ये दिमाग लगाकर हम सोच सकते थे। ठीक है, और ये नई दिल्ली, लुटियंस, ये 2 चीजें तो हम कर सकते थे। ठीक है, तो 25 का हमारा उत्तर है डी। आइए देख ले। तो नई दिल्ली, सर एडविन लुटियंस, और फिर इसमें पूरा दिया गया है प्रमुख नगर भवन और उनके वास्तुकार। ठीक है, ये पूरा यहां पर आप देख लीजिए। 26, कैड, कंप्यूटर एडेड एप्लीकेशन इन डिजाइनिंग।
ये कंप्यूटर का प्रश्न। आईसीटी इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इनमें से कौन सा शेष शब्द संक्षेप सही है? केवल एक व दो, केवल तीन, एक दो व तीन, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी जल्दी से उत्तर बताइए। तो इसमें केवल और केवल तीन, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आइए व्याख्या देखें। तो ये जो कैड का पूरा नाम होता है ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। आईसीटी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक व दो सही नहीं, जबकि तीन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है? ठीक है, स्कॉटलैंड, मलेशिया, आसान प्रश्न है, स्पेन, कनाडा। तो स्पेन बुल फाइटिंग से जुड़ा हुआ है। 27 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं 28। अब यहाँ पे स्पेन में बुल फाइटिंग को राष्ट्रीय खेल के रूप में और प्रमुख देश हों उनके राष्ट्रीय खेल यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले किस क्रम के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री कितने वर्ष तक शासन किए, उस क्रम में नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर पहुंचे हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। यह प्रश्न थोड़ा सा सोचने वाला निश्चित रूप से है और इसका उत्तर है डी, चौथे नंबर पे हैं। तो सबसे पहले तो नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। तो जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन, इंदिरा गांधी 15 साल 350 दिन, मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन और नरेंद्र मोदी जी अभी तक 6 साल 79 दिन कार्यकाल अभी जारी है। और 5वें नंबर पे है अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल 77 दिन। एक बात यह भी है कि सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में ये गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस पार्टी के बाहर का कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना है उसमें सबसे लंबे समय तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये पूरा आंकड़ा है। पार्टी के अनुसार कौन कितने दिन? तो 54 साल 123 दिन कांग्रेस ने राज किया है भारत पे, यानी उसका प्राइम मिनिस्टर रहा है। बीजेपी का 12 साल 161 दिन हो गया है और अन्य गैर कांग्रेसी सरकार जो जोड़ तोड़ करके बनाई गई थी उसमें से 393 दिन, ठीक है। 13 अगस्त 2020 तक का यह आंकड़ा अपडेट किया गया है, ठीक है। अगला, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां हुआ? रूस, अमेरिका, चीन, भारत। ए बी सी डी। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत में भी ही इसका आयोजन हुआ। तो 29 का हमारा उत्तर है डी। क्या रहा इस शिखर सम्मेलन की थीम? तो टुवर्ड 2030 गोल मेकिंग द डिकेड काउंट, ये इसका टैगलाइन रहा। और 30वां विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई और विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। इनमें से कौन सा से युग्म सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों और डी न तो एक न ही दो। तो इसमें बताना है तो सी, ये दोनों सुमेलित हैं, ठीक है। संक्रामक रोग जूनोसिस रोग के खिलाफ पहला टीका 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर द्वारा बनाया गया था। यह संक्रामक रोग जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, अतः प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। अतः प्रश्न में दिए गए दोनों ही युग्म सही है। तो इस प्रकार से कुल 30 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि आप गंभीरता पूर्वक जो है सही गलत का आकलन करते हुए चल रहे होंगे और जोड़ करके मुझे नंबर बताइए आप अपना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना सही किया है, यानी कुल कितना नंबर आप पाए हुए हैं। और एक बात ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस और इसकी क्वालिटी कैसा लगा, ठीक है। तो
इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।